चलिए सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं अफगानिस्तान से। तालिबान से सीधे और बेबाक सवाल पूछे टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर शाकिब ने, और तालिबान के प्रवक्ता जहबुल्लाह मुजाहिद से सीधे सवाल पूछे गए, सख्त सवाल पूछे गए। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काबुल में, वहां पर जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत के रिपोर्टर हैं शाकिब, उन्होंने तालिबान के प्रवक्ता से सीधे पूछा कि क्या तालिबान के नेता हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि उनके बारे में अलग अलग तरह की बहुत खबरें आती रही। कई बार सुनने में आया कि वो अमेरिका की गोलाबारी में वो मारे गए हैं। ओसामा बिन लादेन के करीबी अमीनुल्लाह हक अफगानिस्तान में लौट आए हैं, और ऐसे में दुनिया से किस तरीके के रिश्ते बनाने की सोच रही है तालिबान की आने वाली सरकार। और यह भी पूछा गया कि यूरोप और यूके में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देने की बात कही है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं हमारे सवालों के क्या क्या जवाब दिए गए, क्या सवाल पूछे गए काबुल में। مجاهد صاحب، من شکیب نظری هستم از تایمز ناو. چند پرسش داشتم، از جمله که آقای هیبت الله اخوندزاده کجا است؟ آیا حیات است یا خیر؟ در کنار از کشورهای اروپایی و انگلیس اعلام کردند که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. واکنش شما و آمدن یکی از افراد نزدیک القاعده. तो आप सुन रहे थे किस तरीके से सीधे सवाल पूछे गए। वहां पर जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे निकुंज गर्ग, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस समय वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हमने आज सीधे सवाल पूछे और बिना किसी लाग लपेट के तीखे सवाल पूछे गए, पाकिस्तान से तालिबान के रिश्तों पर सवाल पूछे गए, साथ ही साथ अलकायदा किस तरीके से वहां पर दोबारा जड़ जमा रहा है उस पर सवाल पूछे गए, जवाब क्या था और किस तरीके से तालिबान ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की? अंकित, मैंने यही सवाल शाकिब से पूछे थे जब शाकिब ने हमें ज्वाइन किया था कुछ समय पहले काबुल से। और काबुल से आपको पता है इस समय कनेक्टिविटी की स्थिति थोड़ी गंभीर है, तो हम बार बार उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने उनसे एक लंबी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की शाकिब से इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी उपस्थिति के बारे में, जो सवाल उन्होंने पूछे उससे पहले और उसके बाद के व्यवहार के बारे में भी तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन के। तो उनका कहना था कि 3 सवाल पूछे जिनकी डिटेलिंग आपने अभी बताई हमारे दर्शकों को, उसमें से 2 सवालों के जवाब तो उनको मिल गए, लेकिन जब ISI और पाकिस्तान के कनेक्शन पे उन्होंने बात की तो उस सवाल का जवाब तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने नहीं दिया, और एक्सचेंज काफ़ी जो है फ्रॉस्टी हो गया था अंत तक आते आते। शुरुआत में शुरू ठीक हुआ, और शाकिब ने यह भी बताया कि किसी भी और जर्नलिस्ट ने वहाँ पे लोगों ने सवाल पूछे पर इतने डायरेक्ट और शायद तीखे सवाल इस टोन में तालिबान से नहीं पूछे गए किसी और के द्वारा भी। और उनका ये भी कहना था कि जो जवाब दिए जा रहे थे वो जवाबों में शुरुआत में वो खुल के बोल रहे थे जब वो अपनी विजय का बखान कर रहे थे जो पंशीर वैली में उनके हिसाब से उनको मिल गई है। ये ऑब्वियसली उनका दावा ही है क्योंकि इसकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो अभी हुई नहीं है। बट जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि उनके पाकिस्तान ISI से किस तरह संबंध है, और एक बात याद रखिए अंकित, हमारे दर्शकों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि अखुंज़ादा जो उनके सुप्रीम लीडर हैं एक तरह से, उनसे जुड़े हुए किसी भी सवाल को लेकर के तालिबान की पूरी लीडरशिप बहुत ज़्यादा टची है, उसको बहुत ही आक्रामक तरीके से देखती है। और ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो भी बहुत ही एक लाइन का सिर्फ एक नपातोला सा जवाब दे करके ये तालिबान स्पोक्स पर्सन चुप हो गए। सो काफ़ी टर्स एक्सचेंज था, अगर उसको कहें काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था। बट हमारे इस यंग कॉलीग ने अपना he held fort and he maintained his calm and जी बिल्कुल, and और उसी रॉ में वो सवाल पूछते रहे, घबराए नहीं वो किसी भी हालात में। और ये इस समय ये भी बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को, ये वो वक्त है जब तालिबान वहां पर लोगों की समझ लीजिए सांस लेने का भी जो मॉनिटरिंग है वो तालिबान कर रहा है। इतना आसान नहीं है किसी पत्रकार से सवाल पूछना और इस तरीके से सवाल पूछना। निकुंज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, एक समय जब इस समय बात हो रही है और हम आगे भी वो खबर दिखाएंगे पंशीर की जो हम बात कर रहे थे, सीधा सीधा पाकिस्तान की पूरी फौज की दखलंदाजी दिखाई पड़ रही है, अब पूरा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है और खुल के सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल अंकित, ये काफ़ी दिनों से जब से ये इन्वेजन एक तरह से शुरू हुआ है, बहुत बड़ा हिस्सा एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का भी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी की डायरेक्ट एंगेजमेंट इस पूरे हमले में रही है। और अब इसलिए जबकि वो आप देख रहे हैं कि आईएसआई के चीफ खुद वहाँ पहुँच रहे हैं सरकार बनाने में, उनके अपने शब्दों में असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो कोई भी ऐसा पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि कल को आने वाले दौर में पाकिस्तान के प्रॉक्सी इस तालिबान के रूल को, ये सिर्फ तालिबान का रूल नहीं है अंकित, हमको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का प्रॉक्सी रूल है। पिछले दरवाजे से पाकिस्तान असल में वहां शासन करना चाहता है, तो उसको कोई भी चैलेंज दे सके ऐसे किसी भी ओपोनेंट को बिल्कुल स्मैश कर देना चाहते हैं। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं, अब तमाम तरह के प्रूफ निकल के आ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की लगातार डायरेक्ट एंगेजमेंट बनी हुई है। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये भी बताने के लिए किस तरीके से आज हमारे एक युवा संवाददाता ने बिना डरे जिस तरीके से सीधे सवाल पूछे, हम इसको पूरे तरीके से ट्रीट करके इसका हिंदी अनुवाद लगाने के बाद आपको पूरा कॉन्वर्सेशन सुनवाएंगे। जरूरी है समझना किस तरीके का, जैसे निकुंज बता रहे थे, तनाव था, वो सब आपके सामने जरूर रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके एक सबसे ज़रूरी चेहरे जो हैं वो हैं अहमद मसूद। वो अहमद शाह मसूद जो पंजशीर के शेर कहे जाते हैं, उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक ऑडियो जारी किया और कहा कि पाकिस्तान और तालिबान मिलकर पंजशीर पर हमला कर रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने पंजशीर पर बमबारी की। साथ ही साथ अहमद मसूद ने दुनिया के बाकी देशों से अपील की कि नई तालिबानी सरकार को मान्यता ना दी जाए। ये मैं इसलिए आपको सुनवा रहा हूं और ये जरूरी इस वक्त सुनने के लिए है क्योंकि तालिबान का एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उन्होंने पंजशीर पर भी अपना झंडा लहरा दिया है, कब्जा कर लिया है। شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض می کنم. افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصانقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند. تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت، سلامت، استقلال، آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از این ارزش‌ها شروع کرد. دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت. आपने सुना किस तरीके से अहमद मसूद बता रहे थे कि वो अभी भी वहां पर जंग जारी है और साथ ही साथ उन्होंने पूरी दुनिया से अपील करी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार जब तालिबान से पंजशीर लड़ पाया था, वहां पर खड़ा हो पाया था, वो तब खड़ा हो पाया था जब उनको समर्थन मिल रहा था अमेरिका का और बाकी दुनिया का। 2001 में 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पंजशीर के रास्ते ही समझ लीजिए वो अफगानिस्तान के अंदर घुसे। इस बार उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान अपनी जीत के दावे कर रहा है और इससे जुड़ी हुई आज कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में तालिबानी लड़ाके पंजशीर के गवर्नर हाउस पे अपना सफेद डर का झंडा लगाते हुए नजर आए। वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ यह अफगानिस्तान से मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन पहले भी ऐसी कुछ खबरें आई थी जिसको सलेह ने पूरी तरीके से नकार दिया था। आज तालिबानियों ने रेजिस्टेंस फ्रंट है उसके प्रवक्ता और जाने माने पत्रकार फहीम दाश्ती की हत्या कर दी। इसके अलावा तालिबानी हमले में पंजशीर के कमांडर सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी की भी जान चली गई। पंजशीर की ये लड़ाई के बाद तालिबानियों ने वहां पर एक वीडियो जारी किया और वीडियो के बाद कुछ तस्वीरें खिंचवाई। पंजशीर में तालिबान की तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानी झंडा।
और जीत की खुशी में लग रहे नारे। ये वीडियो अफगानिस्तान से आया है और इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने पंजशीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तस्वीरों में 6 तालिबानी दिख रहे हैं, 2 के कंधों पर बंदूक है और बाकी 4 तालिबानी अपना झंडा फहरा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें पंजशीर के गवर्नर हाउस की हैं और अब यहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा करके तालिबानी काफी खुश थे, इसलिए उन्होंने यहाँ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस तस्वीर में वही 6 तालिबानी नजर आ रहे हैं जो यहाँ झंडा फहराते हुए दिख रहे थे। अब गवर्नर हाउस के अंदर की तस्वीरों को देखिए कैसे यहाँ अंदर घुसे तालिबानियों ने तोड़फोड़ मचाई, कुर्सी, टेबल सब कुछ पलट दिया। वीडियो में आगे एक तालिबानी बैठा है जो गवर्नर के दफ्तर के अंदर पड़े कागजों को फाड़ रहा है। तालिबान का ये लड़ाका काफी गुस्से में है। जब इतने से इसका मन नहीं भरा तो उसने गवर्नर हाउस पर लगी एक तस्वीर को दीवार से उतारा और उसे पटक कर चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद फ्रेम के अंदर लगी तस्वीर को भी फाड़ दिया। पंजशीर की इन तस्वीरों के साथ साथ तालिबान के प्रवक्ता की ओर से एक बयान भी आया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो चुका है। अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भाग चुके हैं। चौथी तस्वीर भी पंजशीर से सामने आई है। इस तस्वीर में तालिबानी लड़ाके पंजशीर के हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन की कवायद फिर तेज हो गई है। 2 बार सरकार बनाने की कोशिश टलने के बाद एक बार फिर खबर आ रही है कि वहां नई सरकार बनाने की तैयारी तेज हो गई है। यही नहीं, इस बार तालिबान ने अपनी सरकार के गठन के दिन कई देशों को आने का न्योता भी भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब किस किस को न्योता गया है, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि तालिबान के असली दोस्त कौन हैं, उनके रहनुमा कौन हैं। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान में अब पूरा उनका कब्जा हो चुका है और जल्दी वो अपनी सरकार बना लेंगे। इसके लिए उन्होंने किन किन देशों को न्योता भेजा है, क्योंकि इस तरीके के जब भी कोई समारोह होता है उसमें काफ़ी देशों के, दुनिया के देशों को बुलाया जाता है, वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है। तुर्की को एक न्योता भेजा गया है, साथ ही साथ चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा गया है। अब ये देखिए, जो कतर है वहाँ से उनको टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है अपना एयरपोर्ट दुरुस्त करने के लिए। पाकिस्तान तो जैसे निकुंज भी बता रहे थे और आप भी समझते हैं, प्रॉक्सी एक पाकिस्तान की समझ लीजिए हुकूमत स्थापित हो जाएगी अगर तालिबान वहाँ राज करता है। ईरान क्योंकि वहाँ से बॉर्डर से लगा हुआ है तो बहुत ज़रूरी है। रूस का बॉर्डर लगता है क्योंकि तजाकिस्तान और जो बाकी जो रशियन इन्फ्लुएंस की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके की शांति बनाए। और चाइना जो है वो बिल्कुल गिद्ध की तरह इस पूरे इलाके पर नज़र बनाए बैठा है। आगे बढ़ते हैं, तालिबान से अब आपको वापस देश में लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किसी न किसी तरह की विभाजन की जो राजनीति है वो लोकतंत्र के खिलाफ जरूर है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के मुद्दे ने और भी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार पर हमलावर है और इसको लेकर आज बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर एक तरीके का हंगामा जरूर खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट हुआ है तो विधानसभा में एक पूजाघर भी बनाया जाए। इस मुद्दे को झारखंड में बीजेपी ने भुनाने की पूरी कोशिश जारी है। वहीं जेएम और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर में ये बीजेपी का प्रदर्शन है। विधानसभा परिसर में बीजेपी नेताओं के हाथों में झाल है, मंजीरा है और ढोलक है। गले में भगवा गमछा डाले बीजेपी के नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड के लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी के नेता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस तस्वीर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के एक नेता के हाथ में बैनर है और उस बैनर पर लिखा है कि विधानसभा में नमाज पढ़ने का कमरा आवंटन रद्द करो। बीजेपी ये प्रदर्शन झारखंड सरकार के उस फैसले के खिलाफ कर रही है जो उसने आज से 4 दिन पहले यानी 2 सितंबर को लिया था। सरकार ने फैसला लिया था कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा नंबर TW 348 आवंटित किया जाता है। आज किस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सरकार की ढूंढ नीति का विरोध कर रहा है और जिस तरीके से स्पीकर महोदय ने आज विधानसभा में मुझे किसी जाति धर्म का हम लोग भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रहा है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि उन्माद फैलाया जा रहा है। नहीं, उमास नहीं फैलाया जा रहा है। प्रजातंत्र के मंदिर में मंदिर मस्जिद नहीं होता है। प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ। बावरी जी, सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उन्माद फैलाया जा रहा है, ये सही नहीं है। कौन फैला रहा है? किसने चालू किया? किसने रास्ता दिखाया? जिन्होंने रास्ता दिखाई है उनसे पूछिए। बीजेपी के विधायक हैं जो विधानसभा में नमाज आवंटन के मामले पर विरोध कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें कहना है कि विधानसभा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो गलत है। सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए रूम आवंटन होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में जब नमाज के लिए कमरा दिया गया तो परिसर में पूजा पाठ और हवन कीर्तन के लिए भी मंदिर होना चाहिए। झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं। इसमें 4 हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं। आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए ताकि विधायक ही नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, लगभग 700 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उनको भी पूजा पाठ करने में सुविधा हो। बीजेपी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रही है, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सामने आई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने की आजादी है। धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम सभी लोग धार्मिक सद्भाव और प्रेम और सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। यही लोकतंत्र है। तो इसमें सभी लोगों को आज़ादी है, इसलिए वो उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो अपना प्रस्तुत करें और जो दूसरे लोगों को प्रस्तुत करना है वो दूसरे लोग प्रस्तुत करें, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा बहाल रहे, ये बड़ी जरूरी चीज है। झारखंड में कांग्रेस का दावा है कि वो धार्मिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि विधानसभा परिसर में सिर्फ नमाज के लिए कमरा देकर झारखंड की सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या नमाज के लिए कमरा आवंटित करना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि बीजेपी ने अब इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़ लिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अपने इस फैसले को लेकर झारखंड सरकार फिर से विचार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रतुल शाह देव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के झारखंड से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और लोकतंत्र में सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रफुल्ल शाह देव साहब कि आज जो प्रदर्शन आपने करा, क्या वो जो कमरा नमाज के लिए अलॉट करा गया है उसके खिलाफ करा है या आपकी भी कोई अपनी मांग है कोई? देखिए, सबसे पहले आपको इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। इस सरकार ने हिंदू पर दुकान लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया। इसके साथ ही समाज जो तुष्टीकरण है उसकी सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास समारोह में एक कर्मचारी ने जब मिठाइयां बांटी तो उसे इन्होंने सस्पेंड कर दिया। एक मंत्री जी के जनाजे में लॉकडाउन का उल्लंघन करके 70,000 लोग उपस्थित होते हैं तो उसे ये सेकुलरिज्म बताते हैं। और जब नमाज के लिए उन्होंने पहली बार कमरा आवंटित किया TW 348, तो ये इनके लिए सेकुलरिज्म हो जाता है।
लेकिन अगर हम प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, हरे कृष्णा कहते हैं विधानसभा परिसर के बाहर, तो ये इनके लिए सांप्रदायिकता हो जाती है। जी, इस पूरे नजरिए को बदलने की जरूरत है। ठीक है। हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं और हम तो मानते हैं। प्रतुल जी, मैं एक आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देता हूं, झारखंड के गठन के समय, और मैं आपको बता देता हूं, जब ये अविभाजित था, बिहार और झारखंड की जब एक ही राज्य था, और वहां पे जो विधानसभा थी वहां पर भी एक ऐसा अरेंजमेंट था, और साथ ही साथ झारखंड के गठन के समय में बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री थे जब, तो उन्हीं की सलाह पर जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने एक ऐसा कमरा अलॉट कराया था वहां पर विधायकों के लिए और जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनके लिए। तो सत्ता में जब आप होते हैं तब तो ये सब ठीक होता है, जब सत्ता के बाहर हो जाते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नजर आती है। देखिए, फॉर्मली कभी भी अधिसूचना के जरिए किसी पर्टिकुलर कमरे को आवंटित नहीं किया गया था। मैं आपके नेशनल चैनल पर ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहता हूं। लेकिन इस बार तो इन्होंने बजाबता अधिसूचना करके नमाज तक अदा कर दिया। तो हमारा मानना है कि सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को श्री हनुमान, बुधवार को श्री गणेश, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु, शुक्रवार को मां भगवती, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव की आराधना की भी व्यवस्था करें। और चूंकि चार ही विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो हमें बड़ा स्थान चाहिए। तो प्रश्नकाल के पहले कार्य दिवस के दिन तो मतलब आपको पूजा अर्चना के लिए स्थान चाहिए, लेकिन आपको वहां पर नमाज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये देखिए, सरकार एक हाथ में काज लगाएगी तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नहीं, मैं तो आपसे जो यही कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, अगर ठीक तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नमाज के लिए कमरा है तो आप पूजा के लिए भी कमरा दे दीजिए, यही बात है ना? नहीं, हमारा पहला टेक क्या था कि सरकार का सिर्फ एक धर्म विशेष को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई भी निर्णय लिया गया है तुष्टीकरण के लिहाज से, तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त बाबूलाल मरांडी साहब ने जो करा था वो भी तुष्टीकरण था, और ये भी आप मानते हैं कि तुष्टीकरण है। इरफान अंसारी साहब, किसी भी सरकार का, और इस देश के अंदर अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो कोई भी सरकार का इस तरीके से अगर वो रखेगी, किसी एक धर्म विशेष के लिए कुछ कार्यक्रम करेगी, तो उससे तो सरकार को अलग होना चाहिए। मैं आपको लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जो हैं, उन सेक्रेटरी जनरल, उनकी राय बताना चाहता हूं। और आचार्य साहब ने सीधा सीधा कहा कि इस तरीके की धार्मिक गतिविधि के लिए कोई कमरा अगर अलॉट होता है तो वो असंवैधानिक है। क्यों कर रही है सरकार झारखंड की? देखिए, ऐसी बात है, झारखंड का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर किसी विधायकों ने कमरा नहीं मांगा था, वहां जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत ना हो इसको देखते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने कमरा आवंटन कर दिया। नमाज पढ़िए। इसमें हाय तौबा जो भाजपा मचा रही है, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो आचरण आप लोगों ने आज पेश किया वो सारी दुनिया ने देखा, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने देखा आपका आचरण जी। क्या हम लोग विधायक बने हैं झाल बजाने के लिए, तबला बजाने के लिए? क्या विधानसभा क्या मंदिर है? जो आपका जो वेशभूषा है, जो आप ड्रेसअप करके चले आए वहां पर अंसारी साहब क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, अंसारी साहब, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अलग कैसे हो सकता है? कुछ संविधान की भी तो जरूरत होती है ना। जो असेंबली है वो तो एक असेंबली जो है वो ना तो मंदिर के लिए जगह है, ना मस्जिद के लिए जगह है, ना नमाज के लिए जगह है, ना मंदिर के लिए जगह है। पहले मेरी बात आप सुनिए। कमरा में ना वो मस्जिद है, ठीक है, वो एक कमरा है, वो वहां पर साफ सुथरे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो घास में भी नमाज पढ़ता है, सड़क पे भी नमाज पढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और भाजपा के पास बात बताइए आप मुझे, अगर नहीं आप मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये पहले भी इस तरह का अरेंजमेंट था कर्मचारियों के लिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर जो अल्पसंख्यक कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी हैं, उनके लिए नमाज के लिए कमरा होना चाहिए, तो अगर हिंदू कर्मचारी वहां पे चाहें कि उन्हें भी पूजा अर्चना करनी है तो उसके लिए भी कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, ये बातें नहीं आनी चाहिए। आप नेशनल मीडिया हैं, आप लोगों को भी इनसे परहेज करना चाहिए। क्या आप चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं? सर मैं तो आपसे, देव साहब रुक जाइए, एक मिनट प्रतुल साहब रुक जाइए, मुझे सवाल पूरा होने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। अरे भाई साहब, आपको मौका मिलेगा बोलने का, बीच में टोकेंगे तो दिक्कत होगी। अंसारी साहब मुझे एक बात बताइए, परहेज करना चाहिए, पर परहेज कैसे करें जब आप हमारे देश के अंदर विधानसभा के अंदर अगर इस तरीके के प्रदर्शन होंगे, ऐसी बातें होंगी, तो वो जनता के सामने रखना तो बनती है ना। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर नमाज के लिए कमरा है कर्मचारियों की सुविधा के लिए, तो अगर वहां पर हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए आप।
यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये भाजपा के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक कमरा अगर आवंटन हो गया, उसमें अगर नमाज के लिए रूम आवंटन कर दिया गया, तो अगर इनको दिक्कत था, ये हम लोगों से बोलते, हमारे अध्यक्ष जी से बोलते, इनको हम एक और कमरा आवंटन करा देते। आप लोग भी वहां पाठ पूजा कीजिए। हाँ, तो यही मैं आपसे बात पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, तो ये कमरा अगर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए है तो हिंदू कर्मचारियों की पूजा अर्चना होनी चाहिए। देव साहब, दिक्कत क्या है? आपको अगर पूजा अर्चना करनी है तो आप कमरा मांग लीजिए विधानसभा अध्यक्ष से जाके। इस तरह के तमाशे करने से क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, तमाशे की बात नहीं है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं ये तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। अगर आपको कमरा चाहिए पूजा अर्चना करने के लिए तो आप जाके अध्यक्ष जी से मांग लीजिए कमरा। देखिए, हमारा मानना है कि जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद है, वहां सिर्फ संविधान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की नीति करने वाले लोग इस बात को नहीं समझते हैं। नहीं, एक मिनट आप बताइए। इरफान साहब, इरफान साहब, उनको पूरी बात करनी दीजिए अपनी। इरफान जी, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे पूरी करने देना, फिर आप जो बोलेंगे। कर्मचारियों ने, इन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने डिमांड किया। कब कर्मचारियों ने डिमांड किया? कौन सा लेटर दिया? और अगर अध्यक्ष ने स्वविवेक से निर्णय लिया तो मैंने तो आपको सोमवार से रविवार तक का बता दिया। नहीं, पर उसमें एक दिक्कत है प्रतुल जी, एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि कौन से कर्मचारियों ने करा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, आप जाके पता कर लीजिए, झारखंड विधानसभा जब से बनी हुई है, बाबूलाल मरांडी साहब के ही आवेदन पर एक ये कमरा अलॉट किया गया था कर्मचारियों की पूजा के लिए। और सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा होनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो फिर क्या आप इस बात को मानते हैं कि कोई भी काम शुरू होता है, चाहे विधानसभा में कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी काम शुरू होता है, वो हिंदू रीति रिवाज से होता है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, पूछ रहे हैं। एक हमारी परंपरा जो चली आई है, जो सनातन संस्कृति चली आई है, बाकी सारे धर्म तो बाद में आए, तो सनातन संस्कृति ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे हमारे ये कैसे चलेगा? आप कहीं पर तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देंगे और कहीं पर आप कहेंगे हमारी संस्कृति चली आ रही है। हमारी सनातन संस्कृति लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी है। बाकी सारे धर्म बाद में आए हैं साहब, तो उस सांस्कृतिक परंपरा को आपको जारी रखना होगा। क्यों जारी रखना होगा साहब? देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आपने अभी बात कही, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्युलरिज्म है तो वो सबके लिए एक जैसी ही होनी चाहिए ना। अगर वो तुष्टीकरण कर रहे हैं तो फिर आपको भी तो इस बात करो। अगर आप अपनी बात को तुष्टीकरण के खिलाफ बात कहने के लिए कहते हैं कि एक धर्म विशेष की पद्धति से कुछ भी चीज शुरू होनी चाहिए और दूसरे धर्म विशेष में नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हम ये बोलते समय भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में सनातनी संस्कृति जो है वो आदिकाल से चली आ रही। बाकी जो धर्म आए हैं वो आयातित है साहब। तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा सर, आयातित हो या ना हो, वो अब इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। और इस देश की संस्कृति का हिस्सा होने के नाते इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको भी उतना ही अधिकार देता है जितना वो अधिकार आपको देता है। करेंगे बिना डिमांड के स्पीकर ने सिर्फ मुस्लिम वोटों के मेरी बात सुनिए। मैं तो सुन रहा था इरफान साहब, तो सारे लोग बोल देते हैं बहुसंख्या अल्पसंख्या, वो तो इस मामले में मुखर होंगे और कहेंगे कि नमाज शख्स को बंद करना चाहिए। ये मुखर रहे भी हैं, लेकिन आज मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि इरफान साहब भी कहीं ना कहीं जो सरकार का निर्णय है उससे डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, सरकार के निर्णय को वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप भी कोशिश कहीं पर जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन उनके खिलाफ यूज करना होता है आप कर लेते हैं और अपनी बात कहने के लिए कह देते हैं कि हमारी पद्धति पुरानी है। मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। मुझे 10 बड़ी खबरें बतानी है इस वक्त की। इरफान साहब, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं, उसके बाद आपका जवाब लेने के लिए। तालिबान के गढ़ में टाइम्स नाउ नव भारत ने तालिबान के प्रवक्ता से पूछे सीधे सवाल। पाकिस्तान के रिश्तों और अलकायदा के आतंकियों को छोड़ने पर पूछे गए सीधे सवाल। तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म, सरकार बनने की कवायद भी तेज। रूस, चीन, कतर, पाकिस्तान को न्योता। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि भ्रम की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा परिसर में हरि कीर्तन के साथ लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में ओवैसी की रैली के विरोध में उतरा संत समाज। साधु संतों ने रैली के विरोध का ऐलान किया। संगीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ शिवसेना भी आई सामने। सामना में लिखा आरएसएस एक राष्ट्र निर्माण संगठन। बीजेपी ने पूछा उद्धव सरकार कब करेगी गिरफ्तार। यूपी के बाद एमपी में भी बच्चों को वायरल फीवर। छतरपुर
जिले में अस्पताल के बेड की कमी के कारण जमीन पर लिटाकर हो रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास पर मनाया गया तीजा पोरा का त्योहार। गानों पर जमकर थिरके मुख्यमंत्री बघेल। और शिमला के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरा पहाड़, किन्नौर जाने वाला रास्ता बंद। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर वापस लौटे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Join BFIT Group of Institutions, Dehradun, offering pharmacy and paramedical courses. लोकतंत्र में हैं आप इस वक्त मेरे साथ, और झारखंड में जो हंगामा चल रहा है उस पर कर रहे हैं बात। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन की दिहाई दी जाती है, कहीं पर सेक्युलरिज्म की। अंसारी साहब, मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, आप अगर आज इसको डिफेंड कर रहे हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि सीधा सीधा एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया? अगर सरकार के मन में कोई और मंशा नहीं होती तो वो कहते हैं कि हमने सबसे पहली बात, जिस तरीके से सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि विधानसभा में इस तरीके के किसी भी अरेंजमेंट की कोई जगह ही नहीं है, और अगर आप कर रहे थे तो आप कहते हैं हर धर्म के लिए वो कमरा खुला हुआ है, जिसको जहां पर जाके पूजा करनी है अपने धार्मिक रीति रिवाजों से वो कर सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, नमाज तो फ्राइडे के लिए, मतलब हफ्ते में एक दिन, उसके बाद वो कमरा खाली रहता है। हम चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत पूजा पे वगैरह विश्वास करते हैं, तो आप 4 या 5 दिन आके वहां पर अपना पाठ पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हाई तबाह मचाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग आए हैं विकास करने के लिए। आज हमारा यूथ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ, मैं राजनीतिक में आया हूँ। ये झगड़ा जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही हमारे अध्यक्ष जी का कोई मकसद भी था। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम सेकुलर आदमी हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है सर कि आप इस राजनीति से, जात पात की और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार और विधानसभा में इस तरीके का कुछ करा जाएगा जिसमें एक धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज दी जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ना सर। जी मेरी बात सुन लीजिए, वहां पे बाबूलाल मरांडी जो पहले कंगी छाप थे, कमल फूल वो जबरदस्ती पकड़ा दिया गया उनको, वो भी वहीं पे थे। वो जब पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, तब उन्होंने अपने कलम से, स्पीकर जब नामदारी जी थे, तब उन्होंने कमरा आवंटन कराया था। हाँ। तो जब सत्ता में रहते हैं तब इनको सेकुलर नजर आता है। वो तो उनकी डुप्लेसी है, नहीं रहते हैं वो उनके दोहरे मापदंड हैं। पर अंसारी साहब, क्या किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में जहां कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो, विधानसभा जैसी जगह में इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करवाना ठीक है या नहीं है? मैं आपको बता दूं, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या डॉक्टर हैं, आप बताइए। एक मिनट सर, झारखंड का जो विधानसभा बना है, यहाँ लगभग हमको लगता है कि सैकड़ों कमरे खाली हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, सदन मात्र 5 दिन का है, इस पर हम लोग जनता के मुद्दे को उठाएं। अगर इन लोग लगता है कि नहीं हमको भी कमरा चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं कल अध्यक्ष जी से मैं मिलूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमरा आवंटन करा दूंगा। ठीक है, बात कमरा आवंटन कराने की है ही नहीं, बात है एक उसूल की कि क्या विधानसभा में इस तरीके का कोई विशेष अधिकार किसी के पास होना चाहिए। पर प्रतुल शाह देव साहब, आप बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फिर आप सनातन धर्म की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके MLAs, बीजेपी MLAs के बयान, वो कह रहे हैं कि वहां पर तो मंदिर बना देना चाहिए। ऐसे चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म? विधायक जी की बात तो सुनना था, मैंने उनको टोका नहीं, मैं उनसे भी यही अपेक्षा करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी ने अपने कलम से ऐसा आवंटित कराया, मुख्यमंत्री कभी आवंटित नहीं करता। और हम लाइव टीवी पर माननीय सदस्य को चैलेंज करते हैं कि अगर पहले नमाज कक्ष के लिए औपचारिक रूप से कमरा आवंटित था तो अभी वो अधिसूचना नंबर बताए, अभी वो कमरा नंबर बताए। इन्होंने एक और आपत्तिजनक बात कही, इन्होंने कहा कि जो नमाज का आवंटित हुआ है वहां एक दिन सिर्फ नमाज पढ़ा जाएगा, बाकी 5 दिन 6 दिन आकर आप वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? सनातन धर्म में हम जाकर नमाज कक्ष में जाकर पूजा पाठ करें? क्या बहुत बड़ा आप हिटलर है क्या? बहुत बड़ा हिटलर है क्या? आप यहाँ नमाज पढ़ने और पूजा करने के लिए आए हैं क्या? आज इरफान पूजा करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए क्या होगा
कि आप जो बात कर रहे हैं आप अधिकार छीनने बेवजह आपका मुद्दा नहीं है, आपका टॉपिक नहीं है। तालिबानी सोच का समर्थन कर लोग हैं। अरे साहब, अरे प्रतुल शाह देव साहब, इसको बात को तिल का तार ना बनाएं, तालिबानी सोच तक ना लेके जाएं। तालिबानी सोच के मतलब किस तरीके की कहां से कहां जोड़ने की आप इसको कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे सीधा बताइए, आपका अगर विरोध है, आपका अगर आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आप विश्वास रखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास रखते हैं, कोर्ट में ले जाइए, खारिज करा दीजिए इसको। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात है, बाबूलाल मरांडी ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर यह बात कही थी, तभी उसके बाद कमरा खुलवाया गया था। चेक कर लीजिए बाबूलाल मरांडी जी से आपकी बातचीत होती होगी। के लिए सारी हदों को पार कर रही है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, देखिए सारा मामला अगर मुद्दा नहीं है, फैसला होता तो फिर जनता की अदालत का क्या सुख था? स्पीकर को बताना होगा कि उन्होंने नमाज कक्ष का क्यों आवंटन किया, जबकि क्यों बताएंगे आपको? ठीक है, ठीक है। कर्मचारियों की मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में रूल है, खत्म करने के बाद फिर आप बोलेंगे ठीक है। कोई डिमांड नहीं आया तो इन्होंने नमाज का आवंटित कर दिया, तो फिर आज हमारे हनुमान चालीसा और श्री हरि भजन गाने पर क्यों आपत्ति? क्योंकि वो आप कमरे में नहीं कर रहे थे ना सर, बाहर कर रहे थे। आप भी कमरा अलॉट करा लीजिए और कमरे में करते तो शायद इतनी आपत्ति नहीं होती। पर कुल मिला के मैं आप दोनों का यहां धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर उसूल की बात करेंगे तो किसी भी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर धर्म की शायद कोई जगह है नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर इस तरीके के कोई विशेष धार्मिक किसी भी इस तरह की जगह पर कोई विशेष धार्मिक कमरा किसी के लिए भी आवंटन करने की जगह है नहीं। लेकिन अगर उसके नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति होगी, एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने की या उनको रिझाने की कोशिश होगी, और उसके जवाब में उससे बड़ी कोशिश करी जाएगी कि उसको पोलराइज कहीं से करा जाए, ये दोनों ही निंदनीय हैं। और शायद इस पर झारखंड के जितने भी नेता हैं, एमएलए हैं, उनको खुद ही ये बात सोचनी होगी कि वो कहां इस पूरी बात को लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं एक लैंडस्लाइड की तस्वीरें, जो बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लगातार बारिश से पहाड़ों पर मिट्टी की पकड़ काफी कमजोर हो गई और जगह जगह पर पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गए। शिमला जिले के रामपुर में नेशनल हाईवे 5 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो किस तरह, मतलब पूरी डराने वाली तस्वीरें हैं एक तरीके से। अगर आप इन्हें देखा है, पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर ही आ गया। यहाँ एक बड़ा हादसा होने से टल गया जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ। कई गाड़ियाँ इस रूट पर थी, आसपास कई लोग खड़े भी हुए थे। लोगों ने किस तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, आपको इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा। लैंडस्लाइड की वजह से किन्नौर जा रही गाड़ियाँ जो थी वो रास्ते में ही फंस गई हैं। पूरा जो रूट है वो इस समय बंद है। हिमाचल के में पहाड़ी इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी लोगों को इससे छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट पूरे हिमाचल के लिए जारी किया हुआ है। जाओ। ओ भाई, ओ भाई, आपने देखा किस तरीके से पहाड़ दरकने की तस्वीरें थी। दूसरे दिन ये हम आपको बताते हैं कि कुछ ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इतनी जो इस तरह की रोज़ घटनाएं आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिमाचल से आ रही है और जगह से आ रही है, जो उत्तराखंड से पहाड़ इस तरीके से टूट कर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं। पहाड़ों के दरकने को कैसे रोका भी जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर ये जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से पहाड़ जो हैं वो बर्फ, जब कच्चे पहाड़ हैं और इनके ऊपर जब इस तरीके से पानी, जब बारिश ज़्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से कमज़ोर पहाड़ टूटकर नीचे ज़रूर गिर जाते हैं। पहाड़ों के दरकने पर किस तरीके से इनको रोका जा सकता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको अब ये समझना होगा कि क्या पहाड़ दरकने की घटनाएं किस तरीके से कम की जा सकती हैं। जो डेंजर जोन है उसकी पहचान की जा सकती है। उसके अलावा डेंजर जोन में ज़्यादा पौधे लगाए जाएं जिससे कि जो रूट्स हैं उनकी वो मिट्टी को कस के अपने साथ पकड़ सकें। पेड़ों की कटाई पर इस पर बिल्कुल रोक होनी चाहिए। अवैध निर्माण को रोका जाना चाहिए। नए कंस्ट्रक्शन के नियमों की अनदेखी जो है वो बिल्कुल भी ना हो। और डेंजर जोन में जिस तरीके से एक रिटर्निंग वॉल बने हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
जल निकासी के पर्याप्त उपाय जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। बिहार में अब आपको सीधे यहाँ से बिहार लिए चलते हैं, क्योंकि बिहार में साल बदलते ही मॉनसून की जो तस्वीरें हैं वो वैसी की वैसी ही दिखाई पड़ती हैं। इस साल भी बिहार के 16 जिलों में बाढ़ आई, जिसमें से 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 53 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। अब वैशाली जिले के लालगंज में एक बड़ा इलाका पानी पानी हो रखा है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसी नारे से नीतीश सत्ता की सीढ़ियों पर चौथी बार काबिज हुए, लेकिन लगता है बहार की जगह बाढ़ ने ले ली है। ये तस्वीरें बिहार के लालगंज की हैं। पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है। हाल ये है कि शहर के बीचों बीच सड़क पर नाव चलने लगी है। पुलिस की पेट्रोलिंग ट्रैक्टर पर हो रही है। लोग मदद मांग रहे हैं कि एक नाव भिजवा दें। पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। बाजार की दुकानों में ग्राहक की जगह पानी आ गया है। चारों तरफ पानी भरा है और पेट भी भरा रहे, इसके लिए जुगाड़ लगाकर खाना बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। कब से है ऐसे दुकान में पानी आप लोग? 4-5 दिन हो गया ऐसे तो। 4-5 दिन से आप लोग यहीं हैं? रात को यहीं पे इसी चौकी में सोना ही है। तो देखिए ये दुकान के अंदर की तस्वीर है। देखिए सामान को किसी तरह से बचाकर इन लोगों ने रखा है। ऐसे ही सामान को सब ऊपर रखे आप लोग? हाँ सब। इधर किचन है? किचन है, वही उसी बनाया जाता है चौकी पे, उसी में बना के सिर्फ खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए यहीं पर खाना बनता है, क्योंकि पानी इस तरह से है कि इसी में खाना बनाना है, इसी में रहना है, खाना है, और दुकान भी इन्होंने खोल कर रखा है किसी तरह से। ये देखिए आप पानी का फ्लो जो है वो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पानी के भर जाने से जीवन की गाड़ी चलाने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर का ये हाल पास का बांध टूटने की वजह से है। अब आपको लालगंज से कुछ दूर जलालपुर लिए चलते हैं। यहाँ भी वही हाल है, पानी का मानो कर्फ्यू लगा हो। पानी घरों में पूरी तरह से दाखिल हो गया है। सोचिए ऐसे घर में लोग कैसे रह रहे होंगे। हम एक बार घर के अंदर भी चलते हैं। ये थोड़ा ऊंचा बरामदा है तो यहाँ पर थोड़ा कम पानी है, लेकिन घर के अंदर देखिए आंगन की ये तस्वीर है, किस तरह से पूरे आंगन में पानी है। ये हर घर की स्थिति ऐसी ही है। इस पूरे गांव में पूरा गांव जो है वो डूबा हुआ है और लोग इसी में लोग रह रहे हैं। यहाँ गड्ढा है क्या? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप लोग खाना पीना कैसे कर रहे हैं? बहुत मतलब चिड़ा उड़ा खा कर रह रहे हैं, किसी तरह मतलब समस्या का समाधान रहा है। तो देखिए ये घर है इनका, इस गांव का एक घर है जिसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और तस्वीर हर जगह की ऐसी ही है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पूरे घर के अंदर पानी है। देखिए आप, इसी घर में ये लोग रह रहे हैं, किसी तरह से समय बिता रहे हैं। देखिए घर के अंदर किस तरह से जो पलंग है वो टूट चुका है, इन लोगों का टूट के गिर गया है, और घर के अंदर कमरे में पानी है। इसी पानी के बीच ये लोग रहने को विवश है। हर कमरे में पानी है। आप जिस कमरे में जाएंगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। घर में घुसे पानी ने चूल्हा भी गीला कर दिया है। पेट की आग बुझाने के लिए इस चूल्हे में आग जलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। बिहार में साल बदलता है पर हाल नहीं बदलता। सरकार अगर लोगों को उनके हाल पर छोड़ेगी तो उसे ये याद रखना होगा कि जो जनता डूब रही है वो सरकारों को डुबाने का भी दम रखती है। बिहार के लालगंज से साकेत कुमार के साथ टाइम्स नाउ नवभारत। बात करते हैं केरल की, जहां पर कोरोना से जंग एक तरफ लगातार जारी है। केरल पूरी देश के लिए कोरोना को लेकर एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वहीं पे केरल मॉडल का जिक्र किया जाता है और वहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन केरल में अब एक दूसरी मुसीबत, एक बड़ी और आफत सामने दिखाई पड़ रही है। 2018 में केरल में 17 लोगों की जान ले चुके निपा वायरस की केरल में वापसी हो चुकी है,
निपा के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। निपा वायरस इसलिए भी डर को दुगना करता है क्योंकि कोरोना की मुसीबत के चलते निपा से होने वाली मौतों की जो दर है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जब केरल में हर रोज कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो देश के कुल कोरोना केस के 60% से भी अधिक हैं, जब केरल में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब निपाह वायरस से हुई मौत ने केरल की चुनौती को दोहरा कर दिया है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ उससे ज्यादा जानलेवा निपाह। केरल में निपाह वापस आ गया है। इस बीमारी से 12 साल के एक लड़के की मौत हो गई है। लड़के की मौत के बाद उसके संपर्क में आए 188 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इनमें से 18 क्लोज कांटेक्ट में आए थे। कोझिकोड में जिस बच्चे की मौत हुई, उसे 27 अगस्त को तेज बुखार आने के बाद लोकल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल ले गए, वहां से उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। बाद में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। उसके इलाज से जुड़े 2 लोगों में निपाह जैसे लक्षण दिखे हैं। राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन क्योंकि निपाह में मरीजों की मौत का प्रतिशत 40 से 80% तक रहा है, ऐसे में चुनौती बड़ी है। I hope that they're able to kind of do a very efficient job, because it's a deadly disease. It doesn't spread too easily, but it's once you contract it, it can be very deadly. So it's extremely dangerous now. Fighting both coronavirus and Nipah together, it's going to be a big task for the state government. केरल में निपाह की वापसी इसलिए भी डरा रही है क्योंकि उसके लक्षण कोरोना के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि बुखार के पीछे असल वजह क्या है। निपाह वायरस होने पर बुखार होता है, गले में दर्द, कफ होना भी इसके लक्षण हैं। चक्कर आना, जी मिचलाना, कुछ मामलों में मिर्गी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। कई बार ब्रेन फीवर तक हो जाता है। निपाह की ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही इसकी कोई खास दवाई है। लक्षणों के हिसाब से ही इसका इलाज किया जाता है। जिस बच्चे की मौत हुई, उसके संपर्क में आए कई लोगों के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। कोरोना से पहले ही जूझ रहे केरल के लिए निपाह ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आज लोकतंत्र में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा।